हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BPS क्लासेज में। और हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें से 3 पार्ट हुआ है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4। इसके पीछे जो पार्ट नंबर 3 में आपको पढ़ाए थे दर्पण का ध्रुव, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस तल, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आइए हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब होता क्या है। अगर कोई दर्पण है, जैसे आपके पास सामने कोई दर्पण है और किसी बिंदु से जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से या किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को क्या करती है, मिलती है, जहाँ एक दूसरे को काटती है, उस कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अगर कोई डिफिनीशन अगर आ जाए लिखने के लिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। आइए, ये जो प्रतिबिंब होता है ये 2 टाइप का होता है। प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो आपका होता है प्रतिबिंब, और दूसरा जो आपका होता है काल्पनिक, या इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब। बिंब। चलिए, प्रतिबिंब कितने होते हैं? 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जैसे हम एक दर्पण लेते हैं, कौन सा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में किरणें क्या होती है, वास्तव में आती हैं और वास्तव में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये वस्तु है A तथा B, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में क्या करती हैं, काटती हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, ये वास्तव में एक किरण आई है, टकराई है, टकराने के पश्चात इस बिंदु से होकर चली गई है। दूसरी किरण आई है, टकराई है, टकराने के पश्चात वास्तव में यहाँ से चली गई है। तो ये वास्तव में आ रही है, वास्तव में काट रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब परावर्तित किरणें, जो भी प्रकाश, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें वास्तव में अगर एक दूसरे को काटती हैं, तो उस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी का उल्टा लेते हैं, कौन सा? उत्तल दर्पण। तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे फोकस बिंदु है F, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ये आई प्रकाश किरण वास्तव में आई है, लेकिन टकरा कर वास्तव में ऐसे चली गई है। दूसरी आपकी प्रकाश की किरण आई है, टकरा कर फिर वास्तव क्या हो गई है कि ऐसे वास्तव में चली गई है। तो ये परावर्तित किरण एक इधर चली गई और परावर्तित किरण एक इधर चली गई। दोनों का दिशा क्या हो गया, अलग अलग हो गया।
तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये कभी जीवन में कभी भी ये किरणें एक दूसरे से कटने वाली नहीं है, एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक मन में आभास होता है, मन में एक ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों को बढ़ा दिया जाए पीछे की तरफ तो दोनों जाकर कहाँ मिलेंगी, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो देखिए ये जो किरणें हैं ये वास्तव में नहीं मिल रही, बस हम लोग डॉट डॉट किए हैं, इसका मतलब बस आभास हो रहा है। वास्तव में तो आई है और ऐसे चली गई है, वास्तव में किरण आई है और इस तरीके से चली गई है, लेकिन एक आभास हो रहा है कि अगर दोनों को पीछे मिला जाए तो दोनों आकर के इस बिंदु पर मिलेंगे। तो ये देखो, ये देखिए जो परिवर्तित किरण है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि ये आभास हो रहा है, वास्तव में नहीं काट रही है, केवल एक आभास हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो इस बिंदु पर काट रही हैं, मिल रही हैं, तो इस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। और कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से दोनों किरणें, दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही हैं, बस काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से दिखाएं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब परिवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो उस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब परिवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, अब काटती हुई आभास होती है, प्रतीत होती है, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इमेजिनरी इमेज कहते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे प्रतिबिंब बनने के नियम। जो दर्पण है, दर्पण में 3 नियम हैं और तीनों नियम अगर आप जान जाते हैं तो दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर ये 3 नियम आपको पता है तब, अगर ये 3 नियम आपको पता नहीं है तो आपको किसी भी प्रतिबिंब में, किसी भी दर्पण में एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में आपको कठिनाई आएगी। तो कोशिश करिएगा आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैं प्रथम नियम बता रहा हूँ। एक हमारा होगा अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखिए प्रथम नियम, फर्स्ट नियम क्या है कि फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती हैं। किस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु से होकर जाती है। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। यह हमारा हो गया अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण आएगी, अगर ये अवतल दर्पण है M तथा M डैश, तो इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये गोला बनाएंगे तो कांच का किसी खोखले गोले से बना हुआ है, अगर गोला बनाएंगे तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा, और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और कल ही पढ़ाया था मैंने आपको फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र फोकस P के बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ये पढ़ा दिया गया है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात। ठीक है,
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती हैं? फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ये प्रथम नियम है। ठीक है, दूसरा कौन सा नियम है? अगर ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोला बनाएंगे तो बनेगा, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दूसरा नियम। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते से, उसी मार्ग से वापस क्या होती है? लौट जाती है। जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। लेकिन कब लौटेगी? जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तब। तो अवतल दर्पण में जो दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का, वो यही नियम है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस क्या होती है? लौट जाती है। तीसरा नियम देखिए, ठीक इसी का उल्टा। ये क्या है? अवतल दर्पण, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोला बनाएंगे तो बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो बीच किस बिंदु से होकर जाएगा? फोकस बिंदु से। तो ये हमारा हो गया फोकस बिंदु F। देखिए दूसरा नियम क्या है। पहला नियम तो यह था कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरा ये नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तीसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाए, पहले तो यहाँ से गई थी वक्रता केंद्र से, इस बार कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस बिंदु से। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, जैसे इसका प्रकाश का परिवर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये जो मुख्य अक्ष है आपको दिख रहा है, ये वाला रेखा, इसके क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी और सीधी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सारी किरणें आती हैं और वास्तव में आती है, वास्तव में परिवर्तित होकर के चली जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में फर्स्ट नियम ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ M तथा M डैश, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिएगा, वीडियो को स्लो मोशन में करके स्पीड, जो किलो स्पीड होता है मीटर, उसको कम कर लीजिएगा और परिभाषाओं को लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखवाएंगे तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, देखिए परावर्तक, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर इसको गोला बनाएंगे तो ये आपका गोला बन जाएगा, खोखला गोला, और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हो जाएगा C। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह हो गया मुख्य अक्ष। नियम, फर्स्ट नियम क्या है? देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पर कल ही बताए थे कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है किस बिंदु से होकर जाएगी? तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में फोकस बिंदु से नहीं जाती है, वास्तव में तो ऐसे आई है, टकरा के ऐसे चली गई है, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये हो गया फर्स्ट नियम कि अगर यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं जाती है, बस जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है?
ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव गोला बनाएंगे तो गोला बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण से ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए इसमें वास्तव में फोकस बिंदु वक्रता केंद्र से होकर गया था, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाएगा नहीं, बस वक्रता केंद्र की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते से क्या होती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और नियम कौन सा हो गया? 2। ये दूसरा नियम है उत्तल दर्पण का। तीसरा नियम क्या है? सॉरी, प्रवर्तक पृष्ठ M तथा M'। प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। और इसको गोला बनाएंगे तो गोला बन जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? फोकस बिंदु। देखिए दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि फोकस बिंदु की ओर जा रही है, लेकिन वास्तव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहीं से टकरा के इधर हो जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा, तो बस जाता हुआ प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का नियम। तीसरा नियम ये हुआ कि फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, तीनों नियम मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो रोक करके बीच में इसको और परिभाषा लिख लीजिएगा और फिगर भी बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब बनने के नियम अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसका आकार कैसा होता है, कहाँ बनता है। फिर अवतल दर्पण के 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन पढ़ करके फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें केवल 2 ही कंडीशन है। बारी बारी से हम सबका देखेंगे। पहले हम अवतल का देख लेते हैं, फिर उत्तल का देखेंगे। चलिए, तो लिख हेडिंग, आज का हमारा हेडिंग होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहला कंडीशन होगा हमारा जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो। ठीक है, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण।
परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, एम तथा एम डैश। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको गोला बनाएंगे तो गोला बनेगा, इसका ही हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे दोनों को, पी और सी यानी वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव को मिलाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ। देखिए जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम लोग राइट साइड से लेंगे। किस साइड से, राइट साइड से। लेफ्ट साइड में हम लोग नहीं लेंगे, किस साइड से लेंगे, राइट साइड से। और दूसरी ये कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, तो जब भी वस्तु प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर मानी जाती है। कैसी मानी जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें मानी जाती हैं। कब, जब दूर से प्रकाश की किरण आएगी तब। अगर पास से जलाएंगे तब तो वो जैसा चाहे वैसे जा सकती है, लेकिन अब बहुत दूर है और वहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो उसको मान लिया जाता है क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो अनंत का मतलब होता है इसके एरिया से क्या हो, बाहर हो, मतलब बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जितनी सारी प्रकाश की किरण आएंगी सभी की सभी कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। ठीक है, तो देखिए जितनी वस्तु अनंत पर रखी गई है तो अनंत से प्रकाश की जो भी किरण आएगी वो कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो ये जितनी सारी किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। पहली किरण, ये आपकी दूसरी किरण, ये आपकी तीसरी किरण और ये चौथी किरण। प्रकाश की किरणें हैं और ये कहाँ से आ रही हैं, तो अनंत से। वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पे। हमें पता नहीं है कहाँ रखी गई है, बहुत अनंत पे रखी गई है। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है प्रतिबिंब बनने के नियम में, फर्स्ट नियम, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। तो ये फोकस बिंदु से होकर निकल गई बाहर। दूसरी भी किरण जो है ये वाली, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये होगी परावर्तित किरण। ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आई है तो किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। ये भी प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई है तो किस बिंदु से होकर जाएगी, तो फोकस बिंदु से। परावर्तित किरणें कहाँ काट रही है, तो फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, क्योंकि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो जितनी सारी किरणें, परावर्तित किरणें कहाँ काट रही है, फोकस बिंदु पाकर के काट रही है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, और जब बिंदु आकार का बने, फोकस बिंदु पर बनेगा तो इसका आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का। तो बताइए वास्तव में किरणें आई है और काटी है कि बस काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में आई है, वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहाँ बन रहा है, कहाँ प्रकार पर किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो फोकस बिंदु पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। ठीक है, अब हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बनेगा, क्योंकि बिंदु आकार का है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। लेकिन एक लॉजिक देखा जाता है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा ही बनता है, और जब भी आभासी बनता है तो सीधा बनता है। तो आप इधर हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसका पहला देखेंगे हम लोग, स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस बिंदु पे। तो लिख लेंगे हम लोग फोकस बिंदु पर, बिंदु पर। दूसरा इसका देखेंगे आकार। आकार में प्रतिबिंब कैसा बना है, आकार में बहुत छोटा बना हुआ, बिंदु आकार का बना हुआ है, तो इसका आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। अब इसकी देखेंगे प्रकृति। प्रकृति इसकी कैसी है,
नेचर में ये कैसा है? तो नेचर में बताइए ये वास्तविक है क्या आभासी है? जाहिर सी बात है वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश की किरण वास्तव में आई है, वास्तव में काटी है, तो कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक। और ये लॉजिक है कि जब भी वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं? अनंत दूरी पर रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, आकार में बिंदु आकार का बनता है, तथा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, आकार में बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये हो गया फर्स्ट। अब सोचिए जब बहुत अनंत पे है और थोड़ा सा धक्का दे करके आगे लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र के पीछे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ा के देखेंगे कि भाई यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, और आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। हम लोग स्टार्ट किए हैं अनंत से, बहुत दूर से, फिर उसको धक्का देकर कहाँ लाएंगे? तो वक्रता केंद्र के पीछे। तो जो पहली बार में हम लोग कहाँ रखे थे? अनंत पे। दूसरी बार में कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र के पीछे। जो दूसरी स्थिति होगी वो क्या होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोला बनाएंगे तो खोखला गोला है कि कहीं ना कहीं जाकर क्या बनेगा? वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र के पीछे। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसके पीछे हम वस्तु रख रहे हैं कौन सी? ए बी। तो वस्तु हमारी कौन सी हो गई? ए बी। यहाँ पे क्या होगा? फोकस बिंदु एफ। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट मैंने आपको प्रतिबिंब बनने के 3 नियम बताए हैं, तीनों नियम ही काम में आएंगे। पहला मैं ले रहा हूँ कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है? तो फोकस बिंदु से होकर सीधा निकली जाती है। ये जो नियम इसमें लगाए हैं वही नियम लगाएंगे इसमें। फर्स्ट नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर चली जाती है? फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो मुख्य अक्ष की गई समानांतर गई है, परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर चली गई है? फोकस बिंदु से होकर चली गई है। अब ये याद करिए दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, किस बिंदु से? वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से, उसी मार्ग से वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो देखिए ये गया प्रकाश की किरण, परिवर्तित होकर कैसे चला गया? ये दूसरी प्रकाश की किरण गई है, टकराकर फिर परिवर्तित किरण क्या हो गई? इसी पे वापस आ गई है। तो ये परिवर्तित किरण और ये परिवर्तित किरण दोनों इस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। तो परिवर्तित किरणों के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब क्या बनेगा आपका? ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? बी डैश और आपका ए डैश। ठीक है, ये हो गया बी डैश ए डैश हमारी प्रतिबिंब। अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी है क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। ये हमारा बी डैश क्या है? छोटा है, और ए बी क्या है? बड़ा है। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या है? छोटा है। तो आकार में प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? वस्तु से छोटा बना हुआ है। दूसरा कि देखिए ये वस्तु कहाँ रखी गई है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, और जबकि इसका प्रतिबिंब बन कहाँ गया है? मुख्य अक्ष के नीचे। वस्तु कहाँ है? मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ,
प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, तो इसका मतलब उल्टा बन गया है। एक वस्तु ऊपर खड़ी रखी गई है और दूसरा क्या बन गया, नीचे, इसका मतलब उल्टा बन गया। तो उल्टा बनेगा, कहाँ बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। स्थिति कहाँ बन गई इसकी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, तो फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा, वास्तव में एक दूसरे को काट रही है कि बस काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी या वास्तविक, वास्तविक। तो आप फिर से लिखेंगे इधर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब की पहले हम लिखा लेंगे स्थिति। स्थिति बताइए कहाँ बन रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच, तो हो जाएगा वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच, ठीक है ना। इसकी स्थिति कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। आकार देखते हैं, आकार में कैसा बना हुआ है, तो अब देखेंगे हम दूसरा आकार। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि नंबर इसी तरीके से मिलेगा, शॉर्ट में लिखना है और सारी बातें शॉर्ट में से लिख देनी है। जैसे मुझे देखिए, ये मैंने हेडिंग बनाया, फिगर बनाया और प्रतिबिंब के बारे में लिख दिया, ये पूरा इसकी कहानी कंप्लीट हो गई। पूरा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आकार देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, इतना छोटा है, तो आकार में कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। अब देखेंगे इसकी प्रकृति, प्रकृति नेचर इसका कैसा है, तो बताइए, क्या वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही हैं, हाँ वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक बनेगा। और वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मुख्य अक्ष के नीचे, तो कैसा बन गया, उल्टा, तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत है, पहली बार हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पे, अनंत से धक्का दिए तो कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र के पीछे। अब धक्का देंगे तो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। तो तीसरा कंडीशन कौन सा होगा, वक्रता केंद्र पर। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में बनता है, आकार में वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये लिख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं तीसरे कंडीशन पे चलता हूँ। पहले अनंत, फिर दूसरी बार वक्रता केंद्र के पीछे, इस पर लेके कहाँ जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। तो हमारा तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, पर हो, ये हमारा तीसरा कंडीशन है। देखिए तीसरा कंडीशन, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, एम डैश, ये प्रवर्तक तल हो गया। प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोला बनाएंगे तो बनेगा ही, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, सी। वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। बीच में कौन सा होगा बिंदु, फोकस बिंदु एफ। देखिए वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र यही है, तो यहाँ हम रख लेंगे वक्रता केंद्र पर ए बी वस्तु हो गई।
हमारी वक्रता केंद्र C और इस पर रखी गई है वस्तु B। अब आइए फिर वही नियम पे, 3 नियम जो बताए थे प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसको याद करिए। फर्स्ट नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर चली जाती है? तो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। फर्स्ट नियम। अब याद करिए तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से प्रकाश नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो यहाँ से प्रकाश जाना मुमकिन नहीं है। तो कहाँ से लेके जाएंगे? फोकस बिंदु से। तीसरा नियम याद करिएगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली गई है। दूसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गई है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही है तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा। और देखते हैं नीचे बना है तो ये हो जाएगा B' और ये आपका हो जाएगा कितना? A'। देखिए वस्तु कहाँ था? वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र पे। जहाँ वस्तु रखे थे AB वहीं पर क्या प्रतिबिंब बन गया? A', B'। जिस बिंदु पर प्रतिबिंब रखा गया था वक्रता केंद्र पर, उसी वक्रता केंद्र पर क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। अच्छा, आकार में देखते हैं, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा क्या है? प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, आकार होगा, वस्तु के बराबर होगा। वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। तीसरा, इसकी प्रकृति देखेंगे। इसको रखा गया है ऊपर, वस्तु ऊपर रखी गई है मुख्य अक्ष के ऊपर, जबकि प्रतिबिंब कहाँ बना गया है? मुख्य अक्ष के नीचे। इसका मतलब कैसा बन गया है? उल्टा बन गया है। कैसा बन गया है? उल्टा। वास्तव में एक दूसरे को काट रही है कि बस काटती हुई प्रतीत हो रही है? तो वास्तव में एक दूसरे को काट रही है। जब वास्तव में एक दूसरे को काटेगी तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ फिर प्रतिबिंब के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे। प्रतिबिंब पहला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्थिति। प्रतिबिंब के कहाँ स्थिति बन रही है? तो वक्रता केंद्र पे। तो ये हो गया स्थिति। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पर। दूसरा, इसका आकार देखेंगे तो आकार में क्या बन रहा है? वस्तु के बराबर। तो इसका जो आकार होगा, आकार वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। तीसरा, इसका देखेंगे हम लोग प्रकृति। इसका नेचर कैसा हो रहा है? प्रकृति। तो ये वास्तव में एक दूसरे को काट रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा वास्तविक वास्तविक एवं वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे बन गया है तो क्या बन जाएगा? उल्टा। ये हो गया उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गए 3 कंडीशन। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 3 कंडीशन पढ़ लिए हैं। 3 कंडीशन इसका और बाकी है। तो 3 कंडीशन इसका बाकी 3 और 2 उत्तल, यानी 5 कंडीशन जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।